नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम अरस्तु के कारणता सिद्धांत का विवेचन करेंगे। ये टॉपिक आपको बीए पार्ट सेकंड फिलॉसफी के फर्स्ट पेपर वेस्टर्न फिलॉसफी में उपयोगी रहेगा। विश्व की सम्यक व्याख्या करने के लिए अरस्तु कारणता सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। किसकी? विश्व की सम्यक प्रॉपर व्याख्या करने के लिए वे कारणता का प्रयोग बहुत ही व्यापक अर्थ में करते हैं। इस कारणता सिद्धांत द्वारा अरस्तु विश्व के पदार्थों के अस्तित्व, उत्पत्ति, उद्देश्य और औचित्य की व्याख्या करते हैं। उन्होंने कारणता के अंतर्गत भौतिक कारणों के साथ साथ प्रयोजनमूलक कारण भी सम्मिलित किए। यानी कि उन्होंने कारणता का जो बहुत ही व्यापक प्रयोग करा, कारणता में शामिल क्या कर रहा है, वो औचित्य को भी शामिल कर रहा है, उद्देश्य, उत्पत्ति और अस्तित्व, इन तीनों चारों को शामिल कर रहा है। जबकि जो नॉर्मल साइंस है, कोई भी हो साइंस, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, किसी भी साइंस में उनमें सिर्फ कारणता की बस ये देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। और यहाँ अरस्तु क्या देखता है, उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई, ये दोनों को शामिल कर रहा है। अरस्तु के अनुसार किसी घटना के लिए 4 कारण आवश्यक होते हैं। ये 4 कारण वैकल्पिक नहीं है। अरस्तु के अनुसार किसी घटना के लिए 4 कारण है, लेकिन 4 कारण वैकल्पिक नहीं है। अर्थात इन चारों कारणों में से किसी भी एक के न रहने पर घटना की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो अरस्तु का यहाँ पर यह कहना है कि किसी भी घटना के लिए इन चारों कारणों का होना एक साथ होना जरूरी है। यदि एक भी कारण घटे तो विद्यमान नहीं रहा या नहीं उपस्थित नहीं रहा तो वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अतः वस्तु या घटना इन चारों कारणों का संयुक्त परिणाम होती है। मानवीय कार्यों के साथ साथ प्राकृतिक कार्यों के भी ये 4 कारण होते हैं। तो अरस्तु के अनुसार कोई घटना के लिए 4 कारण होते हैं और ये चारों कारण एक साथ उपस्थित होने चाहिए, तभी जाकर उस घटना की उत्पत्ति होती है, उस कार्य की उत्पत्ति होती है। अरस्तु कारणता सिद्धांत की प्रयोजनमूलक व्याख्या करते हैं। वे कार्य की उत्पत्ति के संबंध में कैसे के साथ क्योंकि भी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। यानी कि अरस्तु ये कहता है कि जब कोई कार्य कैसे उत्पत्ति, किसी कार्य या घटना की उत्पत्ति कैसे होती है, ये सिर्फ साइंस देखता है। साइंस का क्यों से कोई मतलब नहीं है, कोई देना देना नहीं है। जबकि अरस्तु ये देखता है, कारणता सिद्धांत में क्यों को भी शामिल करता है कि किसी घटना की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई, ये दोनों शामिल करता है कारणता में। इस क्यों का संबंध घटना या कार्य की उत्पत्ति के प्रयोजन या लक्ष्य से होता है कि उस घटना की क्यों हुई, अर्थात उसका प्रयोजन क्या था, उस घटना घटी क्यों घटी, उसका लक्ष्य क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, उसका प्रयोजन क्या था। तो इस क्यों का संबंध किससे रहता है? प्रयोजन से, लक्ष्य से। अरस्तु कारणता सिद्धांत के माध्यम से लौकिक जगत की गति की व्याख्या करना चाहते थे। अरस्तु क्यों लाए थे इस सिद्धांत को? विश्व में जो गति है, विद्यमान है, उसकी व्याख्या करने के लिए। क्योंकि प्लेटो के गतिहीन प्रयत्नों के माध्यम से विश्व में विद्यमान गति की व्याख्या नहीं हो सकती है। अतः गति का कोई न कोई प्रयोजन अवश्य होता है और उस प्रयोजन की व्याख्या करने के लिए, उस गति की व्याख्या करने के लिए ही अरस्तु अपने कारणता सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। अतः किसी भी कार्य के पीछे छिपे कारणों से ही गति की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से अरस्तु ने अपना कारणता सिद्धांत प्रस्तुत किया, कैसे और क्यों दोनों की व्याख्या करने के लिए। अरस्तु के अनुसार 4 कारण है: उपादान कारण, निमित्त कारण, स्वरूप कारण या आकारिक कारण, और लास्ट का है लक्ष्य कारण। उपादान कारण क्या होता है? उपादान कारण से तात्पर्य उस पदार्थ से है जिससे उस वस्तु का निर्माण होता है। जैसे संगमरमर की प्रतिमा से संगमरमर प्रतिमा में संगमरमर उपादान कारण है। यानी उपादान कारण मतलब है कोई वस्तु किस चीज से बनी है, वो उसका उपादान कारण हो गया। संगमरमर की मूर्ति संगमरमर से बनी है, इसलिए वो संगमरमर उपादान कारण हुआ। मिट्टी की मूर्ति मिट्टी से बनी है, तो इसलिए मिट्टी उपादान कारण हुआ। दूसरा है निमित्त कारण। निमित्त कारण वह ऊर्जा या शक्ति है जो परिवर्तन अर्थात गति या परिणाम को संभव बनाती है। तो क्या हुआ? निमित्त कारण एक गति है जो परिवर्तन या गति को संभव बनाती है। एक तरह से देखा जाए तो निमित्त कारण का तात्पर्य होता है कि जो निर्माण करता है वो निमित्त कारण है, जो बनाता है वो निमित्त कारण है। जैसे मूर्तिकार संगमरमर की मूर्ति को बनाता है, तो इसलिए निमित्त कारण कौन हुआ? मूर्तिकार। लेकिन ये बहुत ही संकीर्ण परिभाषा है। इसकी विस्तृत परिभाषा यही हुई निमित्त कारण की कि वह ऊर्जा या शक्ति है जो परिवर्तन को संभव बनाती है। वह ऊर्जा है या शक्ति है जो परिवर्तन को संभव बनाती है। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है।
क्योंकि बहुत सी प्राकृतिक जगत में ऐसी घटना होती है जिसमें कोई मनुष्य शामिल नहीं होता उन घटनाओं की उत्पत्ति के लिए, तो वहाँ पर क्या है, शक्ति ऊर्जा होती है। तीसरा है आकारिक कारण, ये फॉर्मल कॉज है, इसको स्वरूप कारण भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्रीन में देखो सामने आप, आकारिक कारण किसी वस्तु का सार तत्व है। क्या है? सार तत्व, इसेंस है। सार तत्व का मतलब होता है यहाँ पर एक इसका निष्कर्ष क्या है, उसका एक तरह से निष्कर्ष, उसका मूल गुण क्या है। जैसे मनुष्य का मूल गुण क्या है? बुद्धि, तो मनुष्य का वो सार तत्व क्या होता है? बौद्धिक होगा एक तरह से। तो आकारिक कारण क्या है? वस्तु का सार तत्व है। आकारिक कारण को वस्तु का संप्रत्य भी कहा जाता है, किंतु अरस्तु इसे वास्तविक मानते हैं, केवल मानसिक अथवा वैचारिक नहीं, जैसे मूर्ति का आदर्श है। जबकि प्लेटो क्या मानता था? इसको एक तरह से आकारिक मानसिक मान लेता था अरस्तु उस समय, वो सुकरात। तो किसी वस्तु का सार तत्व क्या होता है? आकारिक कारण। अब मूर्ति का आदर्श, मूर्ति का आदर्श है, जब मूर्तिकार कोई मूर्ति बनाता है तो उसके माइंड में एक मूर्ति की एक तरह से आदर्श बना रहता है, एक आकार बना रहता है कि मुझे कैसी मूर्ति बनानी है। यदि वो आकार नहीं रहेगा तो वो प्रॉपरली मूर्ति बना ही नहीं पाएगा। तो जो उसके मन में, माइंड में जो मूर्ति का आकार रहता है वो ही उसका आकारिक कारण है। तो वो क्या हुआ? इसका सार तत्व। तीसरा है लक्ष्य कारण। लक्ष्य कारण वह उद्देश्य प्रयोजन है जिसकी प्राप्ति के लिए कोई कार्य किया जाता है। फाइनल कॉज, मूर्ति बना रहा है वो, तो मूर्ति बनाने का जो उद्देश्य है वो उसका फाइनल कॉज है। तो क्या है लक्ष्य कारण? वह उद्देश्य प्रयोजन है जिसकी प्राप्ति के लिए कोई कार्य किया जाता है। अरस्तु यद्यपि इन 4 कारणों को मानते हैं, लेकिन कालांतर में इन्हें 2 मौलिक कारणों में परिवर्तन कर दिया। यानी कि अरस्तु ने 4 कारण माने, लेकिन इनका 4 कारणों को 2 कारणों में परिवर्तन कर दिया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? निमित्त कारण, स्वरूप कारण और लक्ष्य कारण को स्वरूप कारण में परिवर्तन कर दिया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य कारण और निमित्त कारण में कोई भेद नहीं है। निमित्त कारण है परिणाम का साधन है और लक्ष्य कारण उस परिणाम का साध्य है। यानी कि निमित्त कारण परिणाम का साधन हो गया और लक्ष्य कारण उस परिणाम का साध्य हो गया। अरस्तु के अनुसार जो परिणाम का कारण होता है वही अंत में उसका लक्ष्य भी होता है। इस प्रकार निमित्त कारण और लक्ष्य कारण अंततः एक ही है। इसी प्रकार लक्ष्य कारण और स्वरूप कारण भी का ही एक तरह से मूर्त रूप है। यानी कि स्वरूप कारण उसका सार तत्व है और वो बन जाए, जैसे मूर्ति, जो मूर्तिकार होता है उसके माइंड में जो मूर्ति का आदर्श है वो उसका स्वरूप कारण है, और जब बन जाती है तो वो लक्ष्य कारण हो गया। तो एक ही हुआ। इस तरह देखा जाए तो लक्ष्य कारण क्या है? स्वरूप कारण का ही मूर्त रूप या वास्तविकीकरण है। स्वरूप कारण किसी वस्तु का सार है और लक्ष्य उसी सार का जागृत रूप है। तो तीनों एक ही हो गए, निमित्त कारण, आकारिक कारण और लक्ष्य कारण। इन तीनों को उन्होंने एकीकरण कर दिया, और एकीकृत करने के बाद अरस्तु ने इसे क्या नाम दिया है? स्वरूप कारण की संज्ञा दी तीनों में। अब एक है उपादान कारण और एक है स्वरूप कारण। इस प्रकार किसी वस्तु की उत्पत्ति के 2 कारण ही शेष रह जाते हैं, उपादान कारण और स्वरूप कारण। तो इस तरह से हमने आज इस लेक्चर में अरस्तु का कारणता सिद्धांत का डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।